हेलो एवरीवन, आई एम रजनीश पटेल फ्रॉम महाकौशल क्लासेस मंडला। आज मैं आपके लिए मैथ्स के अलग अलग टॉपिक से 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु 20% छूट पर बेचकर 80% लाभ कमाता है। ठीक है, मतलब यदि उसका CP मतलब क्रय मूल्य 100 हो तो वह 80% मतलब 100 पर 80 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 180 रुपये। यदि वह 10% की अतिरिक्त छूट दे तो वह पहले से 288 रुपये कम लाभ प्राप्त करता है। बताइए दूसरी छूट देने के बाद उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। मतलब अब इस 180 में से उसे 10% की छूट देना है, और छूट या तो अंकित मूल्य से निकालते हैं या फिर जिस टाइम में बोली गई उसके जस्ट पहले वाले विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो हम इसका 10% घटा देंगे, तो 180 का 10% कितना होगा। 10% निकालने के लिए गुणा 10/100 करेंगे। 180 गुणा 10/100 तो ये आ जाएगा 18। इसमें से 18 घटा देंगे तो इसका फाइनल विक्रय मूल्य आ जाएगा 162। ठीक है, इसका क्रय मूल्य था 100 रुपये, विक्रय मूल्य है 162 रुपये, तो उसका लाभ होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य मतलब 62 रुपये का लाभ होगा। 62 रुपये का, और इसका प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 मतलब 62% का उसे फाइनली लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी के निचले भाग में छेद है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, टंकी बना लेते हैं। इसके निचले भाग में छेद है जहां से पानी निकल रहा है, और ये इसे 8 घंटे में खाली कर देता है। पानी भरा था। यदि एक नल 6 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में जल भरता रहे तो अब इसे खाली होने में 12 घंटे लगते हैं। नल इसमें प्रति मिनट 6 लीटर पानी डाल रहा है, तो अब इसे खाली होने में 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे लगेंगे। टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले 8 घंटे लगते थे, अब 12 घंटे लग रहे हैं, मतलब 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब पहले जितना टाइम लग रहा था उसका 1.5 गुना टाइम लग रहा है, और छेद से पानी निकलने की स्पीड तो वही है, तो मतलब टाइम 1.5 गुना हो गया, मतलब कार्य 1.5 गुना हुआ है। कार्य पहले सिर्फ टंकी के फुल पानी था, 1.5 गुना हो गया, मतलब पानी 1.5 गुना हो गया, मतलब आधी टंकी पानी और आ चुका है 12 घंटे में इस पंप से। ठीक है, तो आधी टंकी आने में 12 घंटे लगे, तो फुल टंकी होने में 24 घंटे लगेंगे। तो इसका आंसर मतलब टंकी का आयतन होगा, टंकी का आयतन बराबर 24 घंटे में 24 घंटे में नल से आया पानी। ठीक है, कितना पानी आएगा। 1 मिनट में 6 लीटर आ रहा है, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 6 गुणा 60 लीटर आएगा, मतलब 24 घंटे में 6 गुणा 60 गुणा 24 लीटर पानी आएगा। इनका गुणा कर लेते हैं, 36 शून्य 24। ठीक है, 0। 36 दूनी 72, दूनी 144, 4 14, 36 दूनी 72, 10 82 4 86 लीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप से है। ए बी व सी क्रमशः एक्स धन 900, एक्स धन 400 व 3 एक्स धन 700 रुपये निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। एक वर्ष बाद ए बी व सी क्रमशः 500, 400, 1100 रुपये का अतिरिक्त निवेश करते हैं। 2 वर्ष के अंत में तीनों का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। जो लाभ होता है उसका रेशियो हम निवेश और वो निवेश की राशि जितने समय तक रही है उस समय के गुणनफल के अनुपात पर निकालते हैं।
मतलब लाभ इन दोनों के गुणनफल पर निर्भर करता है। तो ये राशि 2 साल तक रही है और ये 1 साल तक। ठीक है, और यहाँ पर हमें बी का हिस्सा निकालना है। बी का हिस्सा निकालने के लिए बी का निवेश गुणा समय बटे सभी का निवेश गुणा समय निकाल लेंगे। तो हमें ये निकालना है, मतलब मान लीजिए ये एक्स है, तो सभी का लाभ है 24,540 रुपये, 24,540। ठीक है, इसे सॉल्व करके हमें एक्स का मान निकालना है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बी का मान कैसे आएगा, इसका 2 गुना, मतलब एक्स धन 400 का 2 गुना, 2x धन 800, और ये एक ही साल का है तो एक ही बार रहेगा, तो 2x धन 8 4 1200, 2x धन 1200, 2x धन 1200 बटे सभी का निकालेंगे। तो इसमें ए बी और सी तीनों को जोड़ेंगे, तो x x 2x 3 5x, 2 गुना करेंगे तो 10x, 10x धन 9 4 13 7 20, मतलब 2000, 20 मतलब 2000, इसका 2 गुना हो जाएगा 4000, और ये 5 4 900 और 1100 2000। ठीक है, 4000 और 2000 6000, मतलब 6000 बराबर हो जाएगा x बटे 24,540। ये इसका 5 गुना है, अलग दिख रहा है, 2 पंचे 10 और 12 पंचे 60। ठीक है, ये आ जाएगा 1/5। तो अब हमें x का मान निकालना है। x का मान हो जाएगा, ये इधर जाएगा 24,540 बटे 5, काट देंगे, 5 के 20, 5 9 45, 0 48। ठीक है, 4908 रुपये ये कुल लाभ में से बी का हिस्सा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नाव ए व बी क्रमशः बिंदु पी व क्यू से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। पी स्थिर हाँ ए की स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह डाउन स्ट्रीम में, मतलब नदी की दिशा में बह रही है। और जब नाव नदी की दिशा में बहती है तो उसकी कुल चाल, स्थिर जल में चाल और धारा की चाल दोनों के योग के बराबर होती है। और जब ऊर्ध्व प्रवाह में, मतलब जब नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है, तो उसकी परिणामी चाल उसकी स्थिर जल में चाल में से धारा की चाल घटा के प्राप्त होती है। ठीक है, ए की चाल है 10 किलोमीटर और बी की है 12 किलोमीटर स्थिर जल में। ए की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की है कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ठीक है, ये है बिंदु पी, यहां से ए चल रही है और ये ढलान में चल रही है, मतलब धारा की दिशा में। ठीक है, ढाल में। ये है बिंदु बी, ये नाव ए, ये नाव बी, ये है बिंदु पी, ये है बिंदु क्यू। यहां से इधर आ रही है 10 किलोमीटर, इसकी नॉर्मल स्पीड है, इसकी है 12 किलोमीटर। इसमें कुछ और जुड़ेगी, वो होगी करंट, मतलब धारा की स्पीड, और इसमें से वही धारा की स्पीड घटेगी इधर जाते टाइम। ठीक है, उस प्रवाह में चल रही है। आगे देखते हैं। ए व बी को दूसरे बिंदु में पहुंचने में लगे समय का अनुपात 5:6 है। ठीक है, मतलब ए को यहां पहुंचने में यदि 5 टाइम लग रहा है तो बी को यहां पहुंचने में 6 टाइम लगेगा। ठीक है, तो ए और बी के टाइम का अनुपात है 5:6, 5/6। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये इनकी स्पीड है, तो हम स्पीड से रिलेशन निकाल के करंट, मतलब धारा की चाल निकाल लेंगे। तो ताप का अनुपात, सॉरी टाइम का, टी फॉर टाइम, टाइम का अनुपात चाल के अनुपात का इनवर्सली प्रोपोजल होता है। मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, हमने पढ़ा है, यही है इसका सूत्र। ठीक है, दूरी निश्चित है तो चाल व्युत्क्रमानुपाती होगी समय की, मतलब
चाल पहले की बटे दूसरे की बराबर होगी समय दूसरे को लगा बटे पहले को लगा। ठीक है, तो समय का अनुपात 5:6 है, तो चाल का अनुपात 6:5 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम 10 में कुछ ऐसा जोड़ना है जिससे ये 6 का मल्टीपल हो जाए और 12 में से हमें उतना ही घटाना है जिससे वो 5 का मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ से हम देखते हैं 12 से छोटे 5 के सिर्फ 2 मल्टीपल हैं, या तो 5 है या फिर 10 है। तो या तो सी का मान 2 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ 10 और 2 12, 6 दूनी 12 होता है, मतलब 2 तो पॉसिबल है। अगला 8 हो सकता है, या फिर 6 चौके 24, मतलब 14 हो सकता है, 8 हो सकता है, 14 हो सकता है। पर वे ऑप्शन यहाँ पर नहीं, कॉमन ऑप्शन सिर्फ 2 है। मतलब धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। लौटते समय उन्हें लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। दौड़ते समय स्पीड क्या होगी। अब ए यहाँ आ चुकी है और बी यहाँ पहुंच गई है। ए की नॉर्मल चाल है 8, 10 है। ए की नॉर्मल चाल है 10 और बी की नॉर्मल चाल है 12। अब भी ये धारा की दिशा में चल रही है, तो इसमें धारा की स्पीड जुड़ जाएगी और इसमें से घट जाएगी। तो ये परिणामी स्पीड होगी 14 और ये होगी 8। तो इनकी स्पीड का अनुपात अब मतलब लौटते टाइम 14:8 है। ये है बी अनुपात ए का अनुपात। ठीक है, तो इनके टाइम का अनुपात हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 8:14। ठीक है, बी ए और इनके टाइम का अनुपात है। तो हमें ए अनुपात बी निकालना है टाइम का, तो 14:8 मतलब 7:4 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो वस्तुएं ए व बी के क्रय मूल्यों का अनुपात 2:3 है। ए को लाभ, बी को हानि होती है। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के बराबर है। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत अभी मैंने बताया था क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं, मतलब हम इनमें काउंट करेंगे। ए व बी के विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब हानि हो रही है, तो क्लियर है, क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, ये है क्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी बराबर है 2:3। मतलब ए होगा 2x और बी होगा 3x। विक्रय मूल्य ले लेते हैं। विक्रय मूल्य ए अनुपात बी का विक्रय मूल्य का इनका अनुपात है 4:5। 4:5। अब हम यहाँ x नहीं लाएंगे क्योंकि इनमें जो कॉमन वैल्यू कटी थी अनुपात लेते टाइम वो दोनों में बराबर ही थी, ये क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ y ले लेंगे। तो ए हो जाएगा 4y और बी 5y। ठीक है, ए में लाभ हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा है इससे, मतलब ये कम है, और इनमें हानि हो रही है, मतलब ये ज़्यादा है इससे। ठीक है, हम लाभ और हानि निकाल लेते हैं पहले। ए में लाभ हो रहा है, जितने में नहीं लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। ठीक है, मतलब 4y ऋण 2x इतने का लाभ हो रहा है, और इसमें क्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हम खरीदे हैं और बेच कम में है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी। तो ये होगा 3x ऋण 5y, और इनका परसेंटेज बराबर है। परसेंटेज निकालने के लिए हम बट्टे करते हैं क्रय मूल्य। तो ए वस्तु का क्रय मूल्य है 2x और वस्तु बी का क्रय मूल्य है 3x। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर देते हैं,
उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये 100 और 100 कट गए, यहाँ से ये x और ये x कट जाएंगे, पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा 12y, और ये इस साइड 10y, ये माइनस में है, इस साइड आके प्लस, 12 और 10 22y बराबर, ये 3 दूनी 6, माइनस में इस साइड आके प्लस हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, मतलब 6 और 6 12 x। ठीक है, तो x बटे y हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 11 6, तो ये हो जाएगा 11 बटे 6। ठीक है, हमें निकालना है कुल हानि प्रतिशत निकालना है। कुल हानि प्रतिशत मतलब ये कन्फर्म है कि खरीदा हमने ज़्यादा में और बेचा कम में है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि आ जाएगी। हानि बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कुल सेलिंग प्राइस कितनी है, 2 और 3 5 है, और इनके साथ x की वैल्यू है 11, तो 11 पंचे 55, ऋण विक्रय मूल्य है 5 और 4 9, y की वैल्यू है 6, 5 4 9 6 54 बराबर 1। अब हमें प्रतिशत निकालना है इसका, तो प्रतिशत के लिए हानि बटे क्रय मूल्य है 55 गुणा 100 कर देंगे, तो हमें 1/11 की वैल्यू तो पता है, मतलब 1/11% का मतलब होता है 9.09। 1/11 का मतलब 9.09%, तो इसका बटे 5 है, मतलब इसके बटे 5 करके ला सकते हैं, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट काट के भी ला सकते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू हो सकता है कुछ लोगों को याद ना हो। 11 20 मतलब 20/11 इसका आंसर होगा, 11 1 सही 9/11। ठीक है, परसेंट, इतने प्रतिशत का इस लेन देन में इतनी प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, ये आंसर होगा, चाहे तो आप दशमलव में चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पी किसी कार्य को क्यू से 4 दिन कम में करता है। ठीक है, टाइम है, पी को लगता है क्यू से 4 दिन कम, 4 दिन कम में कर लेते हैं, मतलब पी की क्षमता ज़्यादा है क्यू की कम है। यदि ये एक दिन के अंतर से काम, मतलब अल्टरनेटिव डेज में काम करते हैं, मतलब एक दिन पी काम करेगा, दूसरे दिन क्यू, फिर तीसरे दिन पी, ऐसे, तो कार्य 9.5 दिनों में पूर्ण हो जाता है, जबकि कार्य प्रारंभ पी ने किया था, मतलब पी ने पहले दिन काम किया और फिर दूसरे दिन क्यू ने, तीसरे दिन फिर पी ने, तो ऐसे पी ने टोटल 9वें दिन पी ने काम किया, और फिर 10वें दिन का आधा दिन क्यू ने काम किया, मतलब पी ने 5 दिन तक काम किया और पी ने 5 दिन काम किया और क्यू ने 4.5 दिन। ठीक है, तो बताइए पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है। ठीक है, हम यहाँ यदि ये निकालना है कि 4.5 दिन में क्यू ने जितना काम किया उतना काम पी कितने दिन में करता, तो हम 5 में से उतने दिन को जोड़ के पी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4.5 है, और इन दोनों की क्षमता में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, मतलब 2 गुना 4 गुना, और पी को कम टाइम लगता है, मतलब पी की क्षमता ज़्यादा है, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो 4.5 दिन में क्यू जितना काम करता है, ठीक है, उतना काम, यदि ये इससे 4.5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, मतलब ज़्यादा क्षमता वाला होगा, तो एक दिन में कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा 4.5 में और किससे भाग जाता है, 1.5 से भाग जाता है, 1.5 हो सकता है ऑप्शन, 2 से नहीं जाता, 2.5 से नहीं जाता, 3 से जाता है, 3 का 1.5 गुना होता है। ठीक है, यदि 1.5 गुनी क्षमता होगी तो 3, और फिर सीधे 4.5 है, तो क्षमता तो बराबर है नहीं क्योंकि दोनों को टाइम अलग अलग लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। तो यदि 4.5 गुना होगा, 5 दिन ऑलरेडी से लग रहा है, 5 और 4.5
5 और 1 6, और दोनों का अंतर सिर्फ 4 है। तो 6 का 4.5 गुना, मतलब 6 चौके 24 और 6 चौके 24 और 3, नहीं यहाँ देखते हैं, ये है 5 धन 6, इसे 6 दिन लगेंगे, और ये इसका 4.5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। तो 6 का 4.5 गुना हो जाएगा 24 और 3 27, मतलब इसे 27 दिन लगेंगे, और 27 और 6 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हमें सिर्फ 4 का डिफरेंस चाहिए, तो हम ये ऑप्शन हटा देंगे। यदि 1.5 दिन होगा तो ये इससे 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, 1.5 या 4.5, मतलब जितना कम 4.5 दिन में करता है उतना ही काम पी 1.5 दिन में कर रहा है, मतलब पी क्यू से 3 गुना ज़्यादा सक्षम है, तो 3 गुना कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो यदि 5 में 1.5 जोड़ेंगे 6.5 आएगा, तो 6.5 का 3 गुना, तो 6.5 का एक ही गुना से डिफरेंस 4.5 से 4 से ज़्यादा, मतलब 6.5 हो जाता है, 3 गुना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है 3 का, ये सही होगा। फिर भी देखते हैं 3, यदि पी को 4.5 क्यू काम करने में 3 दिन लगते हैं, मतलब पी को काम करने में 8 दिन लगेंगे। ठीक है, और ऐसे में इनकी क्षमता का अनुपात 3 का 1.5 गुना है 4.5, मतलब पी की क्षमता 1.5 गुनी है इसकी। ठीक है, मतलब टाइम जस्ट इनवर्स होता है, मतलब क्यू को पी से 1.5 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। 8 का 1.5 गुना 12 होता है, मतलब 12 दिन लगेंगे क्यू को, ये डिफरेंस होगा 4 दिन का, और यही है यहाँ 4 दिन पहले कंडीशन दी है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, मतलब हमारा आंसर होगा पी को अकेले कार्य करने में 8 दिन लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मिश्रण से है। मिश्रण ए का आयतन है x धन 20 लीटर, दूध पानी का अनुपात 5:4 है, 27 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है पानी से। ठीक है, पानी से दूध व पानी का अनुपात 7:11 हो जाता है। यदि मिश्रण बी, जिसमें दूध व पानी का अनुपात 7:11 है, इसे मिश्रण ए से मिलाया जाता है, मतलब हमें पहले x का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ अनुपात हो जाता है 7:11। पहले ए में मिल्क और वाटर का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात 5:4 है, इसमें 27 लीटर निकाले और फिर पानी मिलाए, 27 लीटर निकालने के बाद भी, मतलब -27 करेंगे, तब भी अनुपात 5:4 ही बचेगा, क्योंकि दोनों को हम समान अनुपात में निकालेंगे मिश्रण से। ठीक है, अब इसमें वापस जब हम 27 लीटर जब पानी ऐड करेंगे, तो ये अनुपात हो जाएगा 7:11, 7:11, लेकिन मिल्क में तो कोई परिवर्तन आया नहीं है। ठीक है, ये है मिल्क, ये है वाटर, मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब ये दोनों बराबर होने, दोनों बराबर करने के लिए इसमें 7 का गुणा और इसमें 5 का गुणा कर देंगे, गुणा 7 गुणा 5, ये हो जाएगा 7×5 = 7×4 = 28, और ये होगा 35:11×5 = 55। ठीक है, और ये डिफरेंस होना चाहिए 27 का। डिफरेंस कितने का है, इससे इसकी तुलना कर लेंगे, इसमें से इसे घटाएं, तो 28, 20, 40, 50, 55। ठीक है, मतलब 27 ही आएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी 27 ही है, मतलब इतना पानी है, और पहले ये इसमें से इसमें 27 और जोड़ देंगे, मतलब पहले ये अनुपात था। ठीक है, तो आयतन कितना होगा, 27 निकाले, 27 आ गया, मतलब जितना निकाले थे उतना आ गया, मतलब इसके योग के बराबर कुल आयतन होगा। आयतन मिश्रण ए का 30, 50, 80 और 10 90, 90 होगा आयतन, लेकिन इसे यहाँ पर दर्शाया है x धन 20 से, मतलब 70 धन 20 हो सकता है। ठीक है, बराबर 90 होगा, तो x का मान आ जाएगा 70, x बराबर हो जाएगा 70। ठीक है, आगे देखते हैं, आयतन मिश्रण बी जिसका आयतन है x ऋण 6, मतलब 70 से 6 कम,
मतलब 64। बी का आयतन है 64 लीटर। इसमें दूध व पानी का अनुपात 70:15 है। मिल्क और वाटर का अनुपात 70:15 है। तो ये टोटल कितना होगा? 17 और 15, 15 दूनी 30, 2 32, दूनी 64, मतलब ये 17 दूनी 34 है और ये 15 दूनी 30। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। को मिश्रण ए से कंटेनर सी में मिलाया जाता है, तो कंटेनर सी में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले से कंटेनर सी खाली है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब ए को मतलब इसे और इसे मिलाएंगे। ठीक है, ये था 90 5:4 के अनुपात में, मतलब 9 की वैल्यू है 90, तो 5 की वैल्यू होगी 50 और 4 की वैल्यू होगी 40, मतलब यहाँ था 50 लीटर मिल्क और यहाँ था 40 लीटर पानी। ठीक है, हम ये दूसरी वाली कंडीशन नहीं लेंगे क्योंकि उसमें कंडीशन दी है यदि ये प्रतिस्थापन किया जाए तो ये एक्सचेंज होता है। मतलब पहले से ए में जिस अनुपात में और जितना मिश्रण है उसी से हम काउंट करेंगे। दोनों को मिलाएंगे, मतलब इसे मिलाएंगे इससे, तो मिल्क अनुपात वाटर हो जाएगा। कुल मिल्क यहाँ है 50 और यहाँ है 34, अनुपात यहाँ वाटर है 40 और यहाँ है 30, तो आंसर हो जाएगा 80-84:70। 2 से भी कटेगा, 7 से मतलब 14 से कट जाएंगे। 14×5 = 70, 14×6 = 84, 6:5, ये आंसर होगा। ठीक है, आंसर ये लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी और चाल और दूरी मतलब ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट भी लगेंगे। रहीम ने बिंदु ए व सी के बीच 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाकर ट्रेन को पाने की योजना बनाई, मतलब ट्रेन कहीं पहुंचने वाली है जो बिंदु बी में पहुंच चुकी है। ठीक है, जो उसे ट्रेन पकड़ने के लिए उससे मतलब ट्रेन से 15 मिनट पहले बिंदु सी पर पहुंचना होगा। मतलब ट्रेन बी से सी की ओर जा रही है और ए में है रहीम, रहीम को ए से सी में जाना है। ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन बिंदु बी जो ए से 500 किलोमीटर दक्षिण में, डायग्राम बना लेते हैं। बिंदु बी जो ए से 500 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, इससे दक्षिण में है बी, को 8 बजे छोड़ती है, मतलब यहाँ से 8 बजे निकलती है बस, यहाँ से 8 AM में निकलती है। बिंदु सी पर जाने के लिए, मतलब ये बिंदु सी में जा रही है। सी कहाँ है देखते हैं, नोट बिंदु सी बी के पश्चिम। ठीक है, ये है बी के पश्चिम व उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम होगा ये, उत्तर पश्चिम के बीच इस प्रकार है कि ए बी व बी सी के बीच का कोण 60 अंश होगा, मतलब ये कोण 60 अंश बनेगा। ठीक है, 60 अंश कोण बनेगा, 60 अंश मतलब ये। ठीक है, इन दोनों के बीच ये, यहाँ कहीं है बिंदु सी और ये कोण है 60 अंश का। तथा बिंदु सी बिंदु ए के पश्चिम में, ए के पश्चिम पश्चिम ये व दक्षिण पश्चिम के बीच, दक्षिण पश्चिम के बीच मतलब इधर कहीं स्थित है। व ए सी व ए बी के बीच 30 अंश का कोण बनता है। ए सी व ए बी के बीच ये मिला देते हैं, ये बनेगा 30 अंश का कोण बनता है। बताइए रहीम ठीक कितने समय ए से सी की ओर चले। ठीक है, इसे यहाँ पहुंचना है ट्रेन से 15 मिनट पहले, तो हमें पहले कितनी दूरी तय करनी है ये तो निकालना पड़ेगा। मतलब हमें ये और ये चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 500 किलोमीटर दी है और सिर्फ 2 कोण दी है, 2 कोण दी है मतलब कन्फर्म यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है, मतलब एक कोण समकोण होगा। देखते हैं है यानी ये 30 और ये 60 90। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब 90 और 90 180 अंश, मतलब ये होगा 90 अंश का, मतलब ये है एक समकोण। हम इसे समकोण के जैसे बना लेते हैं थोड़ा चेंज करके। ठीक है, ये कर लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए वाला ये कोण है 30 अंश, ये है 60 और ये है 90 अंश। ये लंबाई हमें दी है
500, हमें ये और ये निकालनी है, ये इसके बराबर होगी यहाँ। ठीक है, निकाल लेते हैं। यदि हम इसे निकालें तो ये कोण, हम पहले इस कोण, ये 60 वाला से देखते हैं। तो हमें इसका मान चाहिए। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और कोण से लगी हुई भुजा आधार होती है। तो लंब और कर्ण में हम संबंध निकालना है, मतलब लंब और कर्ण में संबंध बताने के लिए साइन होता है। ठीक है, तो साइन 60 का मान होगा लंब बटे कर्ण। यदि हम कोण इसे मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे ये। यहाँ लंब है ए बी और कर्ण है 500, हमें पता है 500, और साइन 60 का मान क्या होता है? ठीक है, वर्गमूल 3/2 होता है, वर्गमूल 3/2, मतलब ए बी का मान हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, ये कट जाएंगे 250, मतलब 250 वर्गमूल 3। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 250 वर्गमूल 3। अब हमें इसका मान निकालना है, दो भुजें पता है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस में से भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ cos 60 का मान रखिए, cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इसका मतलब होता है cos का मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये है आधार, आधार बटे कर्ण। आधार का मान मतलब BC हम निकालना है, BC बटे कर्ण है 500 और ये है 1/2, ये कट जाएगा 250, तो BC बराबर हो जाएगा 250, मतलब ये है 250। यहाँ से ट्रेन यहाँ आ रही है और यहाँ से व्यक्ति का नाम क्या है? रहीम। रहीम यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो 250 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे यहाँ पहुँचने में लगेंगे 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे लगेंगे। और रहीम को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? दूरी है 250 वर्गमूल 3 और रहीम की स्पीड है, हम देखा था 70 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 70 की स्पीड से आ रहा है। तो इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? ये हमें वर्गमूल 3 का मान रखना पड़ेगा। वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732, 1.732, ये बटे हो जाएगा 7। हम लगभग में आंसर ले आते हैं 7, 0.214 बचा 3, चौके 28, 29, 5 35, 5 7 7 49। ठीक है, इतना, और ये है 25। हम 25 है तो गोड़ा 4 ऊपर नीचे कर सकते थे, ज़्यादा इजी हो जाता। ठीक है, इसे अभी छोड़ा, गोड़ा 4 ऊपर नीचे किए क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। 4 4 चौके 16, 1 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, अब हम 7 से काट देते हैं इसे, 4 नहीं काटना है क्योंकि 25 चौके 100 का गोड़ा आसानी से हो जाएगा। 7 6 42, 1 लगभग 2 62। ठीक है, 62, और ये यहाँ पॉइंट था, मतलब यहाँ ये 0 पॉइंट हो जाएगा। मतलब पॉइंट 0.062। ठीक है, तो ये 25 चौके 100 गुणा 0.062, ये हो जाएगा। 2 जीरो हैं, जितने जीरो रहते हैं दशमलव उतने अंक दाएं चले जाता है, गुणा होता है तब। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 6.2 घंटे। इतना टाइम लगने वाला है रहीम को यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और इसे ट्रेन से 15 मिनट और पहले पहुँचना है, मतलब इसका टाइम 15 मिनट और लगेगा इसे। ठीक है, 0.2 का मतलब 1/5, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मतलब 60/5 मतलब 12 मिनट, मतलब इसका मतलब हो जाएगा 6 घंटे 12 मिनट। ठीक है, और 15 मिनट पहले पहुंचना है तो इसमें हम 15 और जोड़ देंगे, 15, तो 6 घंटे 27 मिनट। ठीक है, 27 मिनट इतना टाइम लगेगा इसे यहाँ पहुँचने में, और ट्रेन यहाँ से निकल रही है 8 बजे। ठीक है, ट्रेन को लगेंगे 5 घंटे पहुँचने, मतलब ट्रेन से इसे 1 घंटे 27 मिनट ज़्यादा लगेगा, 1 घंटे 27 मिनट ज़्यादा लगेगा ट्रेन से इसे।
मतलब ट्रेन से इसे 1 घंटे 27 मिनट पहले निकलना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेन 8 बजे निकलती है, 8 से 1 घंटा 27 मिनट पहले, मतलब 8 से 2 कम करेंगे 6 बज के 60 में से 27 जाएगा तो 33 मिनट AM, मतलब इतने में रहीम को यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, यही हमारा। इसे एक बार और देख लेते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। बी बिंदु ए से 500 किलोमीटर दक्षिण में है। बिंदु सी बी से 60 अंश, मतलब ए बी से बी से 60 अंश बनाते हुए है, मतलब ये इधर कहीं कहीं भी हो सकता है। और ए सी ए बी से 30 अंश का कोण बनाते हुए, मतलब इधर कहीं होगा, दोनों इस बिंदु पर मिले, मतलब ये बिंदु है बिंदु सी का। हमें ये बताना है कि रहीम इस बिंदु से कितने बजे निकले कि ट्रेन से 15 मिनट पहले यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, और ये हमें 500 दिया है। इस डायग्राम में ये 30 अंश, ये 60 अंश, ये 90 अंश। हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लगती है, तो हम इसे ऐसे टर्न करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, नहीं यहाँ थोड़ा मिस हो गया है, बी की जगह सी रहेगा और यहाँ बी। ठीक है, अब हमें ये लंबाई पता है, ये लंबाई या फिर ये और ये दोनों लंबाई हमें निकालनी होंगी, तो फिर हम स्पीड का भाग देके समय निकाल लेंगे कितना टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने में। तो यहाँ sin60 निकालेंगे, क्योंकि हमें इसमें और इसमें संबंध निकालना है, ये हमें पता है। इन दोनों निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों नहीं पता हमें। ये लंब, ये कर्ण, इनमें संबंध बताने के लिए sin थीटा होता है, और थीटा के सामने वाला कोण लंब कहलाता है। तो sin60 बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ ये AC है, AC ठीक है, बटे कर्ण 500 है। ठीक है, और sin60 का मान √3/2 होता है। मान रखिए, काटे, यहाँ 250 आया, AC बराबर 250 इधर जाके गुणा हो गया √3, और यहाँ इसका मान निकालना है। तो ये आधार है, और आधार और कर्ण में संबंध निकालने के लिए कॉस का प्रयोग किया जाता है, तो cos 60। ठीक है, cos 60 का मान 1/2 होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार है BC, यहाँ यही है। ठीक है, तो ये BC बराबर हो जाएगा 1/2, BC बटे 500, ये कटेंगे 250, BC का मान 250। अब हमें इसकी लंबाई पता है, इसकी लंबाई पता है, हमें रहीम की चाल भी पता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 250 किलोमीटर चलने में 250/5, मतलब 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, 5 घंटे। और रहीम को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 250 √3, और इसकी स्पीड 70, तो बटे 70। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। इसे कैलकुलेट किए, 6.2 घंटे आया, मतलब रहीम को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 6.2 घंटे लगेंगे, और ट्रेन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 घंटे लगेंगे। मतलब रहीम को ट्रेन के फिक्स टाइम में यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन से 6.2 ऋण 5 घंटे, मतलब 1.2 घंटे पहले चलना पड़ेगा। और 0.2 का मतलब 0.2, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, गुणा 60 करेंगे तो 6 दूनी 12, 120, 1 अंक पहले चलो। ठीक है, मतलब 12 मिनट, मतलब 1 घंटे 12 मिनट पहले रहीम को यहाँ से निकलना होगा। यही दोनों को यहाँ टाइम में पहुँचना है, तो लेकिन ट्रेन से 15 मिनट पहले पहुँचना है रहीम को, तो इससे और 15 मिनट पहले निकलना होगा। मतलब 1 घंटा 12 मिनट और 15, 1 घंटा 27 मिनट पहले निकलना होगा ट्रेन से। जब ट्रेन यहाँ से निकलती है, ट्रेन यहाँ से निकलती है 8 बजे, तो 8 बजे से 1 घंटा 27 मिनट पहले 6:33 में रहीम को यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।